प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत विकेंद्रीकरण के गुण एवं दोष। पिछले लेक्चर में मैंने आपको केंद्रीकरण के गुण और दोष समझाए थे। आज विकेंद्रीकरण के गुण और दोष के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में देखो, दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत जब हम विश्लेषण करते हैं तो सभी देशों की सरकारों के सामने मुख्य समस्या यही है कि भाई संगठनों के अंतर्गत, अभिकरणों के अंतर्गत या राज व्यवस्था के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम में शक्ति के केंद्र अनेकों हों या फिर शक्ति के केंद्र कम से कम हों या केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। जब निर्णय की शक्ति का वितरण अनेक स्तरों पर, अनेक केंद्रों पर किया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और जब निर्णय की शक्ति का वितरण अनेक केंद्रों में, अनेक स्तरों में नहीं किया जाता है, बल्कि कम से कम केंद्र होते, कम से कम स्तर होते हैं या एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, तो इसे केंद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो आशा करता हूं, वैसे तो मैंने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, परंतु चूंकि हम विकेंद्रीकरण के गुण और दोष के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो इन दोनों का सामान्य स्वभावार्थ हमारी समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है कि संगठन अर्थात संगठन के सिद्धांतों के बारे में अभी हम समझा रहे हैं। अब संगठन के सिद्धांत में हम विकेंद्रीकरण के गुण दोष ले रहे हैं और यहाँ मतलब समस्याएं, अर्थात सभी देशों की सरकारों की सामने मुख्य समस्या यही है कि भाई संगठन के अंतर्गत केंद्रीकरण को अपनाया जाए या विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए, या मैं ये कहूँ कि पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें केंद्रीकरण अपनाया जाए या विकेंद्रीकरण अपनाया जाए। मान लीजिएगा पूरे देश की बात की जाए तो आप जैसे देखिएगा ब्रिटेन के अंतर्गत है, फ्रांस के अंतर्गत है, वहाँ पर केंद्रीकरण को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो ब्रिटेन के संविधान के द्वारा सभी प्रकार की शक्तियाँ एक अकेले केंद्रीय सरकार को दे दी गई हैं। अब केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा से यदि चाहे तो स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ दे सकता है, लेकिन केंद्रीय सरकार दे रहा है, स्थानीय सरकारों को शक्तियां संविधान नहीं दे रहा है। इसलिए केंद्रीय सरकार जब चाहे तब शक्तियों को वापस भी ले सकता है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, यहां पर हो जाएगा स्थानीय सरकारें। तो संविधान अर्थात जिसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संविधान के द्वारा केवल एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती है और केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि शासन का संचालन सुचारू रूप में हो सके, इसके लिए वह स्थानीय सरकारों को शक्तियां सुपुर्द कर सकता है। परंतु सत्य ये है, केंद्रीय सरकार जब चाहे तब स्थानीय सरकारों की शक्तियां वापस भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि स्थानीय संस्थाओं की, स्थानीय सरकारों को शक्तियां संविधान ने नहीं दिए बल्कि केंद्रीय सरकार ने दिए। इसलिए पूरे देश की सत्ता के ऊपर, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो नियंत्रण होता है वह केंद्रीय सरकार का होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसे केंद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही सीधा, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, ये संघात्मक शासन प्रणाली होता है। जैसे भारत के अंतर्गत है, ये ब्रिटेन के अंतर्गत है, फ्रांस के अंतर्गत है। फ्रांस के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में जो है केंद्रीकरण को ही अपनाया गया है। इंग्लैंड में भी या ब्रिटेन में भी केंद्रीकरण को अपनाया गया है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसा कि भारत के संविधान के द्वारा सीधा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और इसी के साथ में स्थानीय संस्थाओं को भी संविधान के द्वारा शक्तियाँ दी गई है, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 73वां और 74वां है। इनके ऊपर मैं अलग से जब राजनीतिक व्यवस्था समझाऊंगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था समझाऊंगा, भारत का संविधान समझाऊंगा, तो सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ सीधा सा भावार्थ ये है कि भाई शक्ति वितरित है, केंद्र में है, राज्य में, स्थानीय संस्था में। तो यहाँ पर वास्तव में जैसा मैंने यहाँ लिखा, निर्णय की शक्ति का वितरण, मतलब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो सार है वो निर्णय की शक्ति का वितरण है। तो यहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति के अनेक केंद्र हैं, जबकि यहाँ निर्णय लेने की शक्ति का मुख्य केंद्र एक ही है। जब निर्णय लेने की शक्ति का मुख्य केंद्र एक ही होता है, वो एक अलग बात है कि सुविधा के लिए आप स्थानीय संस्थाओं को शक्तियां दे सकते हैं, लेकिन निर्णय का केंद्र केवल एक ही होता है महत्वपूर्ण रूप में। बाकी स्थानीय संस्थाएं भी होती हैं लेकिन मुख्य केंद्र एक ही होता है, केंद्रीय सरकार। इसलिए ऐसी व्यवस्था को केंद्रीकरण कहा जाता है। और जब निर्णय की शक्ति का जो वितरण होता है वह अनेक स्तरों पर होता है, अनेक स्तरों पर, जैसे केंद्रीय
सरकार है, राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएं, जब निर्णय की शक्ति का वितरण के केंद्र अनेक होते हैं, जैसे 1 2 3 अनेक हो गए, तो ये क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसलिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो सार है, जो निचोड़ है, वो निर्णय की शक्ति के वितरण में है। यहाँ निर्णय की शक्ति का वितरण नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ निर्णय शक्ति और प्रभुत्व वास्तविक रूप में केंद्रीय सत्ता में निहित है, जबकि यहाँ निर्णय की शक्ति या फिर हमें कहें शक्ति प्रभुत्व के अनेक केंद्र है, ये विकेंद्रीकरण है। तो सीधा सा भावार्थ है, जब किसी भी संगठन में, किसी भी देश के अंतर्गत निर्णय की शक्ति का केंद्र मुख्यतः एक ही होता है या कम से कम केंद्र होते हैं, तो उसे केंद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। और जब किसी भी संगठन में या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में वास्तविक रूप में निर्णय की शक्ति के वितरण के अनेकों केंद्र होते हैं, अनेक केंद्र होते हैं, तो इसे विकेंद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। आशा करता हूँ यहाँ तक ये बात आप समझ गए हैं। और वैसे भी संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा ही शक्तियां वितरित कर दी जाती हैं, जैसे कि भारत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार है, केंद्र संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, तो संविधान के द्वारा शक्तियां बांट दी गई हैं। तो यही एक प्रकार से विकेंद्रीकरण है। इसी के साथ में हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना भी की गई है। तो वास्तविक रूप में यह एक प्रकार से विकेंद्रीकरण ही है, अर्थात यहाँ निर्णय के अनेकों केंद्र हैं हमारे भारत के अंतर्गत। यस, आप संघात्मक शासन प्रणाली का मॉडल ये हो गया और एकात्मक शासन प्रणाली का मॉडल ये हो गया। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा सारी शक्ति केंद्र को दे दी जाती है। केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि शासन का संचालन सुचारू रूप में हो, इसके लिए स्थानीय संस्थाओं को शक्तियां सुपुर्द कर सकती है। लेकिन केंद्रीय सरकार जब चाहे तब स्थानीय संस्थाओं से शक्तियां वापस भी ले सकती है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्यों की शक्तियां वितरित की जाती हैं, इसलिए राज्यों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि राज्यों को शक्ति देने वाला संविधान है, इसलिए केंद्रीय सरकार राज्यों की शक्तियों को नहीं छीन सकती है, स्वतंत्र रूप में जो है अपने कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है किसकी? केंद्रीकरण के गुण और विकेंद्रीकरण के गुण और विकेंद्रीकरण के दोष। किसके? केंद्रीकरण के गुण दोष के लिए मैंने पिछला लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज लेंगे हम विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप में जब किसी भी संगठन के अंतर्गत, अभिकरण के अंतर्गत या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति के अनेकों केंद्र होते हैं, निर्णय के अनेक केंद्र होते हैं, प्रभुत्व के अनेक केंद्र होते हैं, जैसा कि आपके सामने भारत के अंतर्गत, तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब जो ये मॉडल है, जैसे ये वाला है, ये जो मॉडल है ये भारत के अंतर्गत है, ये वाला मॉडल भारत में है, ये मॉडल भारत में है। तो फिर इस मॉडल से, जैसा कि यहाँ भी मैंने डायग्राम बनाया चित्र नंबर 2, तो आप इसको इसमें ले सकते हैं। ये केंद्रीय सत्ता होगी। अब केंद्रीय सत्ता, इसके बाद में यहाँ से जो है सीधा का सीधा संविधान के द्वारा केंद्र को भी शक्ति दी गई है और इसी के साथ में राज्य सरकारों को शक्तियाँ दी गई हैं। और ये 3 का मतलब स्थानीय सरकारों को भी शक्तियाँ दी गई हैं। ये स्थानीय संस्थाएँ होगी, 3 पे स्थानीय संस्थाएँ, 2 पे राज्य संस्थाएँ होगी, राज्य सरकारें होगी, और ये केंद्रीय सरकार होगी, संघीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार होगी। और संविधान के द्वारा वास्तविक रूप में केंद्र को भी और यहाँ राज्य को भी शक्तियाँ सुपुर्द की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ शक्ति के अनेक केंद्र हैं, इसलिए ये विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अब विकेंद्रीकरण का पहला गुण क्या है? आप इस डायग्राम के माध्यम से ये सारे बिंदु समझ सकते हैं। नंबर 1, कार्य में विलंब नहीं, अर्थात वास्तविक रूप में भाई जिस भी संगठन में या जिस भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में विकेंद्रीकरण होता है, मतलब निर्णय की शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं, तो इससे क्या होता है? कार्य में विलंब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो क्षेत्रीय स्थानीय अधिकारी होते हैं उनको केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो क्षेत्र उनको दिए गए हैं निर्णय लेने के लिए, उन क्षेत्रों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिएगा स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकती हैं। अब राज्य सरकार है तो राज्य सूची का जो विषय उसके ऊपर आसानी से कानून बना सकते हैं स्वतंत्र रूप में। इसलिए क्या होगा? कार्य में विलंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर निर्णय के अनेकों केंद्र हैं और जो शक्ति का क्षेत्र इनको सुपुर्द किया है उस क्षेत्र में ये स्वतंत्र रूप में जो है निर्णय ले सकते हैं, इसलिए कार्य में विलंब नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, क्षेत्रीय या मतलब क्षेत्रीय स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कार्य में विलंब नहीं होगा। दूसरा है केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का करना। देखिएगा वास्तविक रूप में चूंकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत
निर्णय की शक्ति का वितरण कर दिया जाता है। निर्णय की शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं, अनेक स्तर होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे भारत में केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय संस्थाएं। तो यहाँ पर क्या है, निर्णय की शक्ति का वितरण है। और जब निर्णय की शक्ति का वितरण कर दिया गया तो केंद्रीय अधिकारियों का कार्यभार हल्का होगा, अर्थात यहाँ केंद्रीय सरकार का कार्यभार हल्का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर कानून बना रही, राज्य सूची के विषय पर स्थानीय संस्थाओं को जो क्षेत्र सुपुर्द किया गया कि इन क्षेत्रों में कानून बनाएंगे, तो यहाँ वास्तविक रूप में केंद्रीय सरकार का कार्यभार राज्य सरकार स्थानीय सरकार के द्वारा कम किया जा रहा है। जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार को ही सारी शक्ति सुपुर्द कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार के पास बहुत ज़्यादा कार्यभार होता है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत कार्यभार कम होता है। केंद्रीकरण में कार्यभार केंद्रीय सत्ता के पास बहुत ज़्यादा होता है, विकेंद्रीकरण में केंद्रीय संघीय राष्ट्रीय सरकार के पास कार्यभार कम होता है। ठीक है भाई। तीसरा है प्रशासन में लचीलापन। देखिएगा भाई, जब किसी भी संगठन या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में निर्णय की शक्ति का वितरण कर दिया जाता है अनेक स्तरों में, अनेक केंद्रों में। मैंने इसलिए डायग्राम बनाया, अनेक स्तर, जैसे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय संस्थाओं का स्तर। जब वास्तव में विकेंद्रीकरण में निर्णय की शक्ति का वितरण अनेक स्तर या केंद्रों में कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वास्तव में प्रशासन में लचीलापन होता है। देखो, जैसे केंद्रीकरण में तो प्रशासन में कठोरता होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, प्रशासन में लचीलापन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ स्थानीय कर्मचारियों को निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। मतलब जो विकेंद्रीकरण होता है इसमें जैसे स्थानीय संस्थाएं, भारत की बात बोलूँ मैं, स्थानीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये क्या, स्थानीय कर्मचारियों को निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक जो है स्वतंत्रता होती है। क्यों? इनको जो क्षेत्र सुपुर्द किया गया कि इन क्षेत्रों में ये कानून बनाए, निर्णय ले सकते हैं, तो ये स्वतंत्र है इन क्षेत्रों में। जैसे राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। स्थानीय संस्थाओं को भी, जैसे पंचायती राज संस्थाएं, इनको कुछ शक्तियां दी गई हैं कि इन क्षेत्रों में कानून बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय कर्मचारियों को निर्णय लेने की काफ़ी सीमा तक क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। जब काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता होती है तो स्थानीय कर्मचारी वास्तविक रूप में वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, कार्य की प्रकृति के हिसाब से वास्तव में निर्णय की प्रक्रिया में या जो निर्णय होता है उसके अंतर्गत संशोधन कर लेते हैं। इसलिए प्रशासन में लचीलापन पाया जाता है विकेंद्रीकरण में, जबकि केंद्रीकरण में प्रशासन में कठोरता पाई जाती है। चौथा है लाल फीताशाही का अभाव। देखिएगा भाई, जब संगठन में केंद्रीकरण होता है, जैसे यहाँ पर आप एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में देखें, फ्रांस में देखेंगे, वहाँ पर क्या, संविधान के द्वारा सारी शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई है और केंद्र सरकार सुविधा के लिए स्थानीय सरकार को शक्तियाँ देता है। तो मुख्य कर्ता धर्ता केंद्रीय सरकार होगी, राष्ट्रीय सरकार होगा, संघीय सरकार होगा। ठीक है। अब यहाँ वास्तव में क्या है, लाल फीताशाही का जो है अभाव होगा। क्यों होगा लाल फीताशाही का अभाव यहाँ विकेंद्रीकरण में? क्योंकि यहाँ तो जो ये केंद्रीकरण, इसमें केंद्र सरकार सब कुछ होगी, तो यहाँ लाल फीताशाही होगा। क्यों होगा? क्योंकि केंद्रीय सत्ता की अनुमति के बिना कोई भी कार्य स्थानीय सरकारें नहीं कर सकती। तो कार्य में यहाँ क्या होगा, विलंब होगा, देरी होगी, शीघ्रता से कार्य नहीं किए जाएंगे। जबकि विकेंद्रीकरण में लाल फीताशाही का अभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कार्यवाही तेज गति से होती है। तेज गति से क्यों होती है? क्योंकि यहाँ संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं को शक्तियाँ दे दी जाती हैं। विशेषकर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियाँ सुपुर्द कर दी जाती है और स्थानीय संस्थाओं को भी अलग से शक्तियाँ सुपुर्द कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर कार्य में विलंब नहीं होता है और कार्यवाही बहुत तेज गति से की जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, लाल फीताशाही नहीं पनप पाता है, जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत लाल फीताशाही पाई जाती है। मतलब वहाँ कार्य में बहुत जो है विलंब होता है, कार्य बहुत धीमी गति से किया जाता है। और पांचवा है स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान। ध्यान दीजिएगा भाई, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत वास्तव में क्या होता है कि निर्णय की शक्ति का वितरण अनेक केंद्र या अनेक स्तरों में होता है। तो इससे क्या होता है, स्थानीय समस्याओं को उचित समाधान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें केंद्रीय आदेश, क्या, केंद्रीय आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अर्थात स्थानीय संस्थाओं को, राज्य सरकारों को केंद्रीय सत्ता के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों को, स्थानीय संस्थाओं को जो शक्तियाँ सुपुर्द की गई हैं उन क्षेत्रों में वो स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकते हैं। तो उनको केंद्रीय सत्ता के आदेश की
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्थाओं को केंद्रीय सत्ता के आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्थानीय संस्थाओं को शक्ति केंद्र सरकार देती है, जबकि यहाँ पर विकेंद्रीकरण में जैसा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है तो संविधान के द्वारा केंद्र को राज्य सरकारों को शक्ति सुपुर्द की गई है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, तो इसके लिए केंद्रीय सत्ता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि भाई केंद्रीय सत्ता केंद्र सरकार कब आदेश देगी। इसलिए वास्तविक रूप में क्या होता है, स्थानीय समस्याओं को उचित समाधान कर लिया जाता है। अर्थात वास्तव में जो ये स्थानीय संस्थाएं हैं ये स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केंद्रीय सत्ता के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ निर्णय की शक्ति का वितरण कर दिया गया है, अर्थात निर्णय की शक्ति के अनेकों केंद्र हैं, जैसा कि इस डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है ये। और अंतिम छठा है लोकप्रिय शासन। देखिएगा भाई, वास्तविक रूप में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि शासन जनता के संपर्क में रहता है। अब देखिएगा स्थानीय संस्थाएं हैं तो यहाँ पर वास्तविक रूप में जो स्थानीय अधिकारी होते हैं जनता के संपर्क में होते हैं। इसी के साथ में राज्य सरकारों के जो कर्मचारी वो भी किसी न किसी रूप में जनता के संपर्क में रहते हैं। और जब सारी शक्ति, प्रभुत्व और निर्णय लेने की शक्ति केवल अकेली केंद्र सरकार में दे दी जाती है तो केंद्रीय सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो पूरे देश की जनता के संपर्क में नहीं रह पाते। इसलिए विकेंद्रीकरण का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये लोकप्रिय शासन है। क्यों लोकप्रिय शासन है? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो शासन होता है वो जनता के संपर्क में रहता है, और जब शासन जनता के संपर्क में रहता है तो वास्तविक रूप में यही लोकतंत्र की निशानी है। इसीलिए यहाँ जो है लोकप्रिय शासन होता है। क्यों? क्योंकि शासन जनता के लगातार संपर्क में रहता है, जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत वास्तव में अलोकप्रिय शासन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के लिए आदेश निर्देश दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार के अधिकारी जनता के संपर्क में नहीं होते हैं, जनता के संपर्क में नहीं होते हैं। जब ये जनता के संपर्क में नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्रीकरण के अंतर्गत जो शासन होता है वो लोकप्रिय नहीं होता है बल्कि अलोकप्रिय होता है। इसलिए विकेंद्रीकरण का जो छठा गुण है वह लोकप्रिय शासन है, जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं। आशा करता हूँ विकेंद्रीकरण के गुण आप समझ गए होंगे। इसके बाद में लेंगे विकेंद्रीकरण के दोष। अर्थात वास्तविक रूप में जब निर्णय की शक्ति का जो वितरण है वह अनेक केंद्रों में, अनेक स्तरों में कर दिया जाता है तो क्या इसमें कुछ हानियाँ भी हैं, इसके कुछ अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी? हाँ, इसमें कुछ अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, जिसकी चर्चा हम करें। नंबर 1, केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में देखिएगा जो विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण में क्या हो जाएगा कि वास्तव में केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण होगा। मतलब जो केंद्रीय सत्ता होती है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पाती। क्यों नहीं रख पाती है? क्योंकि संविधान के द्वारा सीधा राज्य सरकारों को शक्तियाँ दे दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हानि क्या होती है कि स्थानीय कर्मचारी स्वेच्छाचारी बन जाते हैं, उनकी जो वास्तव में प्रवृत्ति होती है वह स्वेच्छाचारी बन जाती है, मनमानी करने लग जाते हैं। इसलिए विकेंद्रीकरण का पहला दोष है केंद्रीय सत्ता का अपर्याप्त नियंत्रण। मतलब वास्तविक रूप में जो ये राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएं हैं, केंद्रीय सत्ता का इनके ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता है। जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है? केंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण होता है पूरे देश के ऊपर, जैसा कि ब्रिटेन में और फ्रांस में आप देख सकते हैं। दूसरा है समन्वय का अभाव। देखिएगा भाई, वास्तविक रूप में विकेंद्रीकरण का जो दूसरा दोष है वह है समन्वय का अभाव। क्या? कोऑर्डिनेशन, तालमेल। देखो वास्तव में चूंकि विकेंद्रीकरण में निर्णय की शक्ति का वितरण अनेक केंद्र, अनेक स्तरों में कर दिया जाता है। यहाँ पर जो शक्ति होता है, प्रभुत्व होता है, वो विभाजित रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्थानीय संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार जो होती है इनमें क्या है, उचित तालमेल नहीं बन पाता है। तो यह है इसका दोष है, अर्थात समन्वय का अभाव, तालमेल का अभाव। तीसरा है अपव्यय। देखिएगा, देखो केंद्रीकरण जो होता है, जैसे कि केंद्रीकरण गुण दोष के बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो ब्रिटेन के अंतर्गत, फ्रांस में वास्तव में केंद्रीकरण ही है। तो केंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है? खर्चा ज़्यादा होता है। खर्चा ज़्यादा क्यों होता है? ध्यान देंगे, मतलब जब केंद्रीकरण किया जाता है तो इसमें वास्तविक रूप में खर्चा कम होगा, ज़्यादा तो विकेंद्रीकरण में होगा। क्या होगा? खर्चा। देखिएगा, सबसे पहले आप इसको समझेंगे, अपव्यय मतलब खर्चा ज़्यादा होगा। यहाँ कहाँ, पहले इसको बाद में लेंगे हम, पहले इसको समझ रहे हैं विकेंद्रीकरण को ही। देखो विकेंद्रीकरण का तीसरा दोष है अपव्यय। अपव्यय का मतलब क्या होता है? सीमा से ज़्यादा खर्चा होना। अब विकेंद्रीकरण में खर्चा ज़्यादा क्यों होगा? आपके सामने है, देखो
संघात्मक शासन प्रणाली है, जैसे भारत में संविधान के द्वारा केंद्र राज्य सरकारों को शक्तियाँ सुपुर्द कर दी गई हैं, स्थानीय संस्थाएं भी होती हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की सरकारें होगी और विभिन्न प्रकार की सरकारें होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विकेंद्रीकरण में दो प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आपके सामने दो प्रकार के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और इसी के साथ में राज्य स्तरीय कर्मचारी भी होते हैं, स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी भी होंगे। वैसे देखिए 3 प्रकार के कर्मचारी होंगे, लेकिन आप 2 मान लीजिएगा। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर 2 प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। 2 प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती है तो खर्चा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर अपव्यय होता है। जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वास्तविक रूप में केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। केंद्रीय सत्ता के द्वारा ही सभी कर्मचारियों को आदेश निर्देश दिए जाते, इसलिए यहाँ पर खर्चा मतलब केंद्रीकरण में खर्चा कम होगा, विकेंद्रीकरण में खर्चा ज़्यादा होगा। चौथा है राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित। ध्यान दीजिएगा, देखो विकेंद्रीकरण का जो चौथा दोष वो ये है कि राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि वास्तविक रूप में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो स्थानीयता का भाव होता है, जैसे ये है स्थानीय संस्थाएं, इनमें स्थानीयता का भाव होगा। राज्य सरकारें, इनमें भी जो है प्रांतों की भावना पाई जाएगी, जैसे हम राजस्थानी हैं, गुजराती हैं, ठीक है, जो भी कुछ है। तो वास्तव में यदि विकेंद्रीकरण होगा तो इसमें राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तव में निर्णय की शक्ति का वितरण किया जाता है। निर्णय की शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं, जैसा कि आपके सामने है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय संस्थाएं। तो इसमें स्थानीयता का भाव ज़्यादा होगा, अर्थात ये स्थानीय हितों को प्राथमिकता देंगे विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, जबकि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता नहीं देंगे। जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। किसमें? केंद्रीकरण में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत स्थानीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इसका चौथा दोष होगा कि राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं इनमें स्थानीयता का भाव होता है, मतलब जो कर्मचारी होते हैं इनमें स्थानीयता का भाव होता है, इसलिए स्थानीय हितों को प्राथमिकता देते हैं बजाय राष्ट्रीय हितों के। 5वां है प्रशासन में एकरूपता का अभाव। देखिएगा वास्तविक रूप में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो 5वां दोष होगा वो होगा कि प्रशासन में एकरूपता का अभाव होगा। क्यों होगा एकरूपता का अभाव? क्योंकि यहाँ वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी, जैसे केंद्र के अधिकारी हैं, राज्य सरकारों के अधिकारी, स्थानीय संस्थाओं के अधिकारी हैं। मैंने यहाँ नोट भी किया, विभिन्न क्षेत्रों के जो अधिकारी होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं और वास्तविक रूप में इनके द्वारा निर्णय भी भिन्न भिन्न रूप में लिया जाता है, इसलिए प्रशासन में एकरूपता का अभाव होता है। जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रशासन में एकरूपता होती है। क्यों होती है एकरूपता? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में केंद्रीय सत्ता का ही पूरे देश के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण होता है। और छठा है स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव। देखिएगा विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है? स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव होता है। जैसे स्थानीय संस्थाएं होती हैं, विशेषकर स्थानीय संस्थाओं के ऊपर स्थानीय राजनीति हावी हो जाती है, और जब स्थानीय राजनीति स्थानीय संस्थाओं पर हावी हो जाती है तो इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। इसलिए विकेंद्रीकरण का जो छठा दोष है वह स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव है। ये जो तीसरा दोष मैंने बताया ना अपव्यय, इसका मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो विकेंद्रीकरण में क्या होगा? खर्चा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2 प्रकार के कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि केंद्रीकरण के अंतर्गत इतना खर्चा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर खर्चा कम होगा, जबकि विकेंद्रीकरण में खर्चा ज़्यादा होगा। फिर कह रहा हूँ केंद्रीकरण में खर्चा कम होगा, विकेंद्रीकरण में खर्चा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसा कि आपके सामने है। ये भारत का एग्जाम्पल है, ब्रिटेन का और फ्रांस का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि फ्रांस के अंतर्गत आप देखेंगे वहाँ पर वास्तविक रूप में पूरे ही फ्रांस को 90 डिपार्टमेंटों में विभाजित कर दिया गया है, और वहाँ जो मुख्य कार्य करने की शाखा है, जिसे कि मुख्य कार्य शाखा कहा जाता है, उसके द्वारा 90 डिपार्टमेंटों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। तो एक केंद्रीय सत्ता होगी। ठीक है, ये हो गया आपके विकेंद्रीकरण के 6 दोष। अब देखो आपसे चाहे स्नातक स्तर की परीक्षा में, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में पूछ लिया गया कि विकेंद्रीकरण गुण दोष बताइए, तो आप इसके आधार पर आसानी समझा सकते हैं। ये डायग्राम भी बनाइएगा, ये डायग्राम भी बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा। ये 1 2 3 और 4 के 4 डायग्राम बना देंगे और
इन बिंदुओं के आधार पर आप इसके गुण और दोषों को समझा देंगे। और लास्ट में फिर मैंने निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि अब देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के गुण और दोष मैंने बता दिए। पिछला लेक्चर क्या था, केंद्रीकरण के गुण दोष के बारे में था। ये क्या है, विकेंद्रीकरण के गुण दोष है। और इससे पहले केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का अर्थ वगैरह मैंने सब बता दिया है। अब आज निष्कर्ष रूप में हमें क्या देखना है कि वास्तव में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है। निष्कर्ष में मूल बात अब ये भी तो समझनी है, क्या केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में, अर्थात दोनों में, दोनों का मतलब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है। तो देखिएगा, वैसे देखा जाए तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये दोनों ही पद्धतियां अपने आप में एक प्रकार से क्या है, साध्य नहीं है बल्कि साधन का रूप है। तो कब केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण को अपनाया जाएगा, ये किस पर निर्भर करता है, समय, कार्य की प्रकृति और परिस्थिति के आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि केंद्रीकरण को अपनाया जाए या विकेंद्रीकरण को। मतलब किसी भी संगठन में या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण, वास्तव में ये समय, कार्य की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इसलिए केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में से कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, ऐसा स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये निर्भर करता है समय, कार्य की प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर कि समय क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है और परिस्थितियाँ कैसी हैं। यही ये निर्धारित करेंगी कि केंद्रीकरण अपनाए या विकेंद्रीकरण अपनाए। अब इसके बारे में दो विद्वान हैं, एक है डेविड टूमन और दूसरा है विलोबी। डेविड टूमन कह रहे हैं कि दोनों के कुछ लक्षण दोनों प्रगति के साधन माने। अर्थात डेविड टूमन ने कहा है कि केंद्रीकरण, देखो ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं उसका पूरी व्याख्या कर रहा हूँ। डेविड टूमन कह रहे हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण इन दोनों में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इसी के साथ में वास्तव में दोनों ही, अर्थात केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही प्रगति के साधन माने जाते हैं। मतलब यहाँ डेविड टूमन का कहना है कि केंद्रीकरण को साध्य माने, विकेंद्रीकरण को साधन माने, या फिर विकेंद्रीकरण को साध्य माने, केंद्रीकरण को साधन माने, ऐसा नहीं है। इन दोनों में से कोई साध्य नहीं है बल्कि ये दोनों ही वास्तविक रूप में प्रगति के साधन है। कौन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ बात तो ये आती है कि निर्णय की शक्ति का वितरण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। निर्णय की शक्ति का वितरण ही केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सार है। इसलिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही प्रगति के साधन माने जाते हैं और दोनों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, केंद्रीकरण में भी और विकेंद्रीकरण में, और दोनों प्रगति के साधन है। मतलब ये किसने कहा, डेविड टूमन ने कहा है। तो आपसे एग्जाम में यदि पूरी कोटेशन पूछी जाती है तो इतना ही ध्यान रखेंगे, दोनों मतलब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में कुछ सामान्य लक्षण बतलाए डेविड टूमन ने, और फिर कहा है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों मतलब केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण प्रगति के साधन माने हैं, साध्य नहीं माने हैं। विलोबी कहते हैं कि कौन सी पद्धति प्रयुक्त होनी चाहिए। मतलब विलोबी ने कहा है कि भाई केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में कौन सी पद्धति प्रयुक्त होनी चाहिए, सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। मतलब विलोबी ने कहा है कि भाई केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की पद्धति प्रयुक्त होनी चाहिए, कौन सी पद्धति प्रयुक्त होनी चाहिए, इसके बारे में कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, विलोबी कह रहे हैं। तो फिर कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मतलब केंद्रीकरण को अपनाया जाएगा या विकेंद्रीकरण को अपनाया जाएगा, ये कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो मूल निष्कर्ष यही निकल रहा है कि वास्तव में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों ही प्रगति के साधन है। क्या, दोनों ही प्रगति के साधन है, दोनों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। बस फर्क ये है कि वास्तव में निर्धारित ये करेगा समय, कार्य की प्रकृति और परिस्थिति कैसी है। अर्थात परिस्थिति, कार्य की प्रकृति और समय ये निर्धारित करेंगे कि किसी भी संगठन में या किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में केंद्रीकरण को अपनाया जाएगा या विकेंद्रीकरण को। अर्थात निर्णय की शक्ति का वितरण एक ही जगह है केंद्र में, अन्य स्तर भी हो सकते हैं मगर वो केंद्रीय सरकार के द्वारा ही आदेश दिया जाएगा, जैसी स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जैसा ब्रिटेन में। या फिर दूसरा क्या होगा कि निर्णय की शक्ति का वितरण के अनेक केंद्र हों, अनेक केंद्र हों, जैसे केंद्र है, राज्य है और स्थानीय संस्थाएं, जैसा कि यहाँ मैंने नोट किया है, केंद्र, राज्य, स्थानीय संस्थाएं। तो ये जब निर्णय की शक्ति का केंद्र एक हो, केंद्रीय सत्ता के पास में सब कुछ हो, वो एक अलग बात है कि केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के लिए स्थानीय सरकार को शक्ति सुपुर्द कर सकती है। लेकिन निर्णय की शक्ति के वितरण के कम से कम केंद्र हो तो केंद्रीकरण कहलाएगा, और निर्णय की
क्या निर्णय की शक्ति के वितरण के केंद्र अनेक हों तो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। इसलिए निष्कर्ष में ये कहेंगे कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है, इसके बारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वास्तविक रूप में समय, कार्य की प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्रीकरण को अपनाया जाए या विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए। ठीक है, तो प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, ये होगा विकेंद्रीकरण के गुण और दोष। मुझे पूरा विश्वास है आप विकेंद्रीकरण के गुण और दोष को ठीक से समझ गए होंगे। प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या है लोक प्रशासन के बारे में जो मूल बातें थी वो मैंने अपने प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझा दिए। अब प्रतिदिन क्या है कि विद्यार्थी मुझे बार बार कह रहे कि सर अभी क्या है सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो प्लीज़ आप भारतीय संविधान को समझाइएगा। तो संभवतः कल से हम भारतीय संविधान की चर्चा शुरू करेंगे, और जब भारतीय संविधान की चर्चा हमने शुरू कर दी है तो फिर पूरा भारतीय संविधान ही आपको समझाएंगे, मतलब संपूर्ण इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो मुझे विश्वास है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो कल से हम भारत के संविधान को समझाने का श्री गणेश करेंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।